अकल का करिश्मा। धर्मपुर गांव में जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ हमागो नाम का एक भोला नौकर काम करता था। दिन भर वह हाड़ तोड़ मेहनत करता और रात को सोने से पहले नागा जमीन के पांव दबाता। जरा जरा जोर से दबा, माधव तेरे हाथों में दम नहीं है। अनजाने में कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता। क्यों भी आंख के अंदर राह में रखे इतने बड़े गमले को तुझे दिखाई नहीं दिया, ठोकर मारकर तोड़ दिया। जिस दिन से कोई नुकसान नहीं होता उस दिन उसे खाना भी नहीं दिया जाता। माधव रात को जब चारपाई पर लेटता तो उसके शरीर पोर पोर दुख रहा था। यह कोई जिंदगी है? मुझे इससे अच्छे कुत्ते बिल्ली होंगे, कम से कम आज़ाद की जिंदगी तो घूमते हैं। मुसीबत से माधव के ये दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात वह अपने सारा काम कर निपटा चुका था। गांव के मंदिर में कई दिनों से महात्मा आए हुए, क्यों न उस समझाकर उसके दर्शन कराऊं। यह सोचकर वह उठा और मंदिर की ओर चल दिया। जब वह मंदिर में पहुंचा, महाराज जी प्रणाम। अरे बेटा, जब सारा गांव सो गया जब तुझे आने की फुर्सत मिली है? क्या बताऊं महाराज, मुझे इसी समय अपने काम से फुर्सत मिल पाती है। ऐसा क्या काम करता है बेटा तू? मैं गांव जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ महाराज। तेरे चेहरे उदास चेहरे के प्रतीत होता जमींदार की नौकरी से खुश नहीं है। हाँ महाराज, जमींदार हुक्म सिंह बहुत जालिम है और इसी तरह मुझे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तू उसके जाल में फंस कैसे गया? क्या तू अपने भविष्य के बारे में कुछ बताएगा? ये में बताएगा? महाराज जी, आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे माता पिताजी की मृत्यु मेरी नासमझी का फायदा उठाकर जमींदार ने चालाकी से जमीन जायदाद हड़प ली और अपना बंधुआ नौकर बना लिया। ओह, यह जमींदार तो बहुत अत्याचार किया। यह कहकर महात्मा ध्यान में डूब गई और बहुत देर बाद उसका ध्यान हटा। माधव के यहाँ से 10 कोस दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल है और चमत्कारी नीलकंठ रहता है। उस नीलकंठ का एक बार दर्शन कर लो, तुम्हारी सोई किस्मत जाग उठेगी। अच्छा, इतना चमत्कारी है नीलकंठ? हाँ बेटा, उस नीलकंठ के दर्शन करके आओ, तेरी सोई किस्मत जाग जाएगी। तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन करके जंगल से अवश्य आऊँगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, नीलकंठ बहुत कम लोगों को दर्शन देता है। तुम धैर्य के साथ नीलकंठ की प्रतीक्षा करनी होगी। जी महाराज। तो जा, इसी समय जंगल की ओर चला जा, भगवान तेरा भला करेंगे, लेकिन बिना जमींदार को बताए। बहुत बोला है तू। अरे तू जमींदार को बताकर वहां जाना चाहेगा, वो जाने देगा? कदापि नहीं। तो फिर मैं नीलकंठ के दर्शन जमींदार को वापस लौट कर वह तुझे मारेगा नहीं? पास लौट कर जब क्या तुझे मारेगा नहीं? नहीं, नीलकंठ के दर्शन तुझे वापस इस गांव में नहीं लौटना है। उत्तर दिशा की ओर जाना, जहाँ तेरा कल्याण होगा। तभी महात्मा को प्रणाम कर माधव उस दिशा की ओर चल दिया। भोर होते होते महात्मा के बताए जंगल पर जा पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूँ। यह सोच वह पेड़ के नीचे लेट गया। थका हुआ था, लेटते ही नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली, सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई थी। ओह, बहुत देर तक सोया, दोपहर हो गई है। माधव उठा, जंगल के नीलकंठ की खोज करने लगा। वह पूरे दिन जंगल में नीलकंठ को खोजता रहा। सांझ होने पर नीलकंठ के दर्शन अभी तक नहीं हुए। लगता है आज रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। सचमुच वह रात को माधव उसी जंगल में गुजारनी पड़ी। अगले दिन आज नीलकंठ को ढूंढना सफलता नहीं मिली। इस प्रकार माधव भूखा प्यासा 3 दिन तक नीलकंठ के दर्शन पाने के लिए जंगल में भटकता रहा। चौथे दिन नीलकंठ की मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ माधव, केवल उसी मनुष्य को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों और धैर्य से का दाम नहीं छोड़ते। जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, अब मैं तुम्हारा न्याय मान यह सब कुछ मिलेगा। यह कहकर नीलकंठ उठकर आकाश में ओंझल हो गया। तो ये माधव उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कैसी जागेगी मेरी किस्मत, कैसे मिलेगा मुझे न्याय मान? चलते चलते रात्रि को गांव के मसलपुर में जा पहुंचा। लगता है यहाँ कोई बारात ठहरी हुई है। क्यों ना मैं बारात में शामिल होकर अपनी कई दिनों की भूख मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन हो रही है।
यह सोच वह अनजाने अंदर बढ़ गया। जब वह जल पहुंचा, अरे यह क्या हुआ? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़ा। जरा इधर मेरे साथ आना। कौन है तुम? वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया। कौन हो तुम? यहाँ बाराती तो नहीं लगते। जी जी, मैं बाराती नहीं हूँ, मैं इधर से गुजर रहा था, यहाँ बारात ठहरी देख के अंदर चला आया। ओह, मेरा अंदाजा सही निकला, लगता है बच गया। उस आदमी ने अपनी पगड़ी उतार कर माधव के पैरों में रख दी। यह देख। अरे यह क्या हुआ? आपने क्या किया? मेरी पगड़ी, इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, इस समय मेरी आन पर बनी है, मुझे तुम मतदार निकाल सकते हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तुम्हें जिस बेहोश युवक को देखा है मेरा बेटा है और इस बारात का दुल्हा है। ओह, लेकिन उसे क्या हुआ? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, वह 4 घंटे तक होश नहीं आएगा। बेटा, लड़की वाले अगर बीमारी का पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन ये खाली हाथ गांव लौटना होगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। बाद बाद की बात किसी तरह संभाल लूँगा। किसी को यानी तो गलत है। बेटा, तुम एक 5 सोने के सिक्के मोहरे दूंगा, मेरी बात मान लो, तुम्हारा उपकार होगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। ठीक है, तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओह बेटा, ऐसा कहकर तूने मुझे बहुत उलझन से बाहर निकाला। तभी माधव बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर बारात के साथ लड़की वाले के द्वार पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। यहाँ तक काम तो शुक्ल निपट गया। फेरों के पश्चात लड़की के पिता ने माधव से बोला, आओ बेटा, अब तुम चलकर हमारे कुल देवता की पूजन कर लो। माधव उठकर जगन्नाथ साल चल पड़ा। कुल देवता का पूजन करने से दुल्हन के साथ एकांत कमरे में ले गया। नियमानुसार तुम दोनों अकेले में कुल देवता से पूजा करनी है, यह कहकर जगन्नाथ बाहर आ गया। माधव भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर लता उसकी ओर देखा। क्यों, पिताजी की बनाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान नहीं रहा। यह सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन है सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा पहले पति की मिठाई खिलाकर उसकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा के थाल से मिठाई पकवान उठाकर माधव के सामने रख दी। यह लीजिए, खाइए। माधव झटपट खाने में जुट गया। ओह, किसी बेताबी से खाना खा रहे हैं। इसे ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कई दिनों से खाना न खाया हो। भरपेट खाना खाने के बाद माधव को लता को कुल देवता की पूजा की। अत्यंत धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात माधव बारात के साथ अनजाने जन्नानवास में वापस लौटा। बेटा, यह ले तुम्हारा काम खत्म, अब तुम यह स्वर्ण मुद्रा लो और इसी गांव से यहाँ से दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राएं ले माधव प्रसन्न से उसी चल पड़ा। लगता है वास्तव में मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुफ्त में भरपेट मिष्ठान खाने को मिला और साथ में 5 सुंदर मिली। दूसरी ओर बोर होने पर, अच्छा समधी जी, अब विदाई की रस्म पूरी करवा देता हूँ। समधी जी, विदाई की रस्म हो गई, अब बहू को विदा करने की देर न कीजिए। समधी जी को अंदर बिठाकर जगन्नाथ लता के कमरे में पहुंचा। क्या बात हो, तुम माँ बेटी मुंह लटकाए क्यों उतरी हैं? सुनो जी, लता कहती है अंदर जो दुल्ला बैठा है वह दुल्ला नहीं है जो कल रात 7 फेर लिए थे। क्यों, क्या बकती है भला? यह कैसे हो सकता है? यह आप लता से पूछो। जगन्नाथ तुरंत लता से पूछा। क्यों लता, क्या माजरा है? पिताजी, यह दुल्ला वह नहीं है जो रात को कुल देवता की पूजा करने मेरे कमरे में गया था। क्या, दुल्हे का पिता भला क्यों करेगा? ठीक है पिताजी, यदि मेरे कहे पर विश्वास नहीं तो एक बार एकांत आंगन में बैठे दूल्हे से मिलने दे दीजिए। लेकिन तुझे एकांत में मिल क्या करोगी? पिताजी, मैं एकांत में उससे वार्तालाप करूँगी। कल रात कमरे में मेरे साथ रात दुल्हे ने, यदि दुल्हा असली हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, दुल्हे को यहीं बुला कर लाता हूँ।
और जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद दूल्हा लता के सामने था। आपको याद है कल कुल देवता की पूजन के वक्त मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था, कुल देवता की पूजा करो। और कहना मुँह क्या कहना था मुझसे? क्या तुम भूख थी? अरे मैं उसमें भूखा क्यों होगा? मैंने तो पहले ही भरपेट भोजन किया था। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला, रात वाला दूल्हा नहीं है। यह मेरी इस तरह क्यों घूर रही है? लता तेजी से कमरे उठ के बाहर आई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सचमुच यह दूल्हा वह नहीं है कल रात को मेरे फेर लिए थे। क्यों? क्या? तब तक दूल्हे के पिता हरिप्रसाद वहां पहुंच चुके थे। देखते ही क्रोधित हो बोला, हरिपाद, तूने हमारे साथ घिनौना छल किया है। कल रात वाला दूल्हा कहाँ है? ओह, तो भांडा फूट गया। हरिप्रसाद बुरी तरह से पका गया, लेकिन तुरंत संभला और जगन्नाथ से बोला, क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरे बेटे राम प्रसाद ने तो कल तुम्हारी बेटी के साथ फेर लिए थे। यह झूठ है, बक रहा है। तुम मेरी बेटी को प्रचंड का भाग फोड़ दिया। अब जो कुछ भूल जाओ। जगन्नाथ, अपनी बेटी को मेरे बेटे से विदा कर दो। नहीं, कदापि नहीं होगा। तुम अपने बेटी को बरात वापस ले जाओ। हरि पर तेरी भलाई है। उन दोनों झगड़े देखकर दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। ओह, राम पर मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब मारा गया, सारा खेल बिगड़ गया। ओह, तो यह चक्कर है हरिप्रसाद, तेरे बेटे मिर्गी का दौरा पड़ता है। तूने इस बात को छिपाने के लिए कल किसी दूल्हे को मेरी बेटी फिर दिलवा दिए। हाँ जगन्नाथ, मैंने यदि यह न करता तो मेरे बेटे का जीवन भर कुंवारा रह जाता। कुंवारा तो अब जीवन भर रहेगा। तेरा बेटा हरिप्रसाद चला जा, वरना तेरा गला घोट दूंगा। ओह, यह यहाँ से 9 तो 11 हो जाना चाहिए। बेहोश राम प्रसाद बरसात एक पल भी गवाई अपने गांव की ओर लौट गई। यह देखने पश्चात, बेटी, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, अब क्या होगा? पिताजी, कुदरत को शायद ये मंजूर था, आगे किसका बस चलता है। लता जगन्नाथ के साथ ऐसा कह दिया और दुख में उसका बुरा हाल हो गया। इधर एक दिन, अरे नदी है, यह कैसा बक्सा बह रहा है, इसे बक्से को पकड़ लेना चाहिए। माधव ने नदी में उतरकर बक्से को पकड़ लिया। तत्पश्चात बक्से को नदी के तट पर लाया। बस उस, अरे इसमें तो सांप है। भयभीत की एक कदम पीछे हट गया। तत्पश्चात, मुझे डरो नहीं युवक। अरे यह सर्प तो मनुष्य की भाषा बोल रहा है। युवक, मैं कोई साधारण सर्प नहीं, सर्पलोक का राजकुमार हूँ। ऐसा फिर इस बक्से में कैसे बंद हो? मैं समय समय प्रमाणों का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर आता था। आज 15 दिन पूर्व जब पृथ्वी पर आया तो मुझे एक जादूगर मंत्र द्वारा सम्मोहित कर मेरे मुंह मणि छीन ली और मुझे बक्से में बंद कर दिया। परंतु जब मुझे बक्से में खोला तो मैं मुक्त हो पाया हूँ। यदि तुम्हें तुम्हारी बातों पर यकीन और सच्चाई है तो सर्प इसी समय मनुष्य का वेश करके दिखाओ तो जानो। अगले ही पल वो सर्प से युवक हो गया। युवक, मैं सर्पलोक का राजकुमार सर्प हूँ। आपकी बात पर यकीन दिलाने के लिए मानव योनि में प्रवृत्त हुआ हूँ। अब मुझे यकीन आया तुम सर्वलोक के राजकुमार हो। युवक, तुम्हें बक्से में कैद किया, मुक्ति दिलाई, इसलिए प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सर्वलोक चलो और कुछ दिन वहाँ बिताकर सर्वलोक में सैर करो। मुझे बोला क्या आपत्ति हो सकती है? उसकी सहमति पाकर राजकुमार सर्वलोक और नदी में कूद गया। वाह, कितना रोमांच, कैसा विचित्र यात्रा है। माधव राजकुमार सर्वलोक पहुंचा। ओह राजकुमार सर्वलोक, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पृथ्वीलोक को कहाँ नहीं ढूंढा? पिताजी, मैं पृथ्वीलोक पर एक जादूगर के चक्कर में फंस गया था। वो जादूगर का चक्कर मुझे पृथ्वीलोक पर इस युक्ति ने मुक्ति दिलाई, नागलोक वापस लौट आया हूँ। राजकुमार सर्वलोक विश्वासपूर्ण नागराज सारी बात बताई। सारी बात जानकर, युवक, तुमने हमारे पुत्र जादूगर कैसे मुक्ति दिलाई, हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, मैंने जो कि अनजाने में किया, मुझे क्या पता इस बक्से में राजकुमार कैद है। ओह, तो तुम भले हो, तभी राजकुमार को मुक्ति दिलाने में श्रेय नहीं ले रही। पिताजी, इस युवक को कुछ दिन अपने साथ राज की मेहमान बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें बात से स्वीकृत हैं सर्वदेश। तब राजकुमार सर्वलोक माधव
को लेकर अपने कक्ष में आया। मित्र योग, तुम मेरे विषय में सब कुछ जान गए हो, अब मुझे अपने विषय में कुछ बताओ। राजकुमार, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा नाम माधव है। एक महात्मा के कहने पर मैं अपनी कोई किस्मत जगाने के लिए गांव से चला था। इसी चक्कर में घूमते घूमते मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, मैं यहाँ पहुँच गया। माधव ने लता और उसके विवाह कथा विस्तारपूर्वक सुनाई। माधव उसकी सारी कहानी सुनकर सब बोला, मित्र माधव, यदि तुम आगे बीच ही भोला भाला रहे तो फिर त्रिलोक में बार बार दूसरे तो सगे जाते रहोगे। अपने भोलेपन और स्वभाव को बदल भी कैसे सकता हूँ राजकुमार? ऐसा न कहो, तुम्हारे भले स्वभाव को बदल सकूँगा। वो कैसे राजकुमार? जब तुम सर्पलोक के आज पर एक नाग सेवक को पात्र लेकर कक्ष में आया। माधव, इस पात्र में नागलोक का वह अमृत वनस्पति रखी है जिसे खाने के तुम्हारा भोलापन सदैव के लिए दूर हो जाएगा और तुम चालाक बन जाओगे। ऐसा कहने पर माधव ने वनस्पति को उठाकर खाया। तत्पश्चात, माधव, अब तुम मुझे बताओ, तुम ये लता को छोड़कर वहां से आकर तुमने ठीक किया? राजकुमार, सचमुच मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरेब से ही सही, मैंने लता के साथ पवित्र अग्नि में फेरे लिए हैं। स्वरूप में मेरी अर्धांगिनी बच चुकी है। माधव, अपने प्रश्न भरा सुनकर विश्वास हो गया, तुम वनस्पति खाकर बुद्धिमान बन चुकी हो। यह तुम्हारी कृपा से संभव हुआ राजकुमार। माधव कई दिन राजकुमार के परम नागलोक में रहा। तत्पश्चात एक दिन, मित्र माधव, अब तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर लता की खबर लेनी चाहिए। मैं उसकी खबर लेकर अब मैं क्या करूंगा राजकुमार? विवाह के पश्चात तो अपने दुल्हे के साथ कभी विदा हो गई होगी। ऐसी बात नहीं है माधव, पृथ्वीलोक में अपना सेवक भेजकर सब कुछ पता लगा लिया है। लता इन दिनों बड़े कष्टों में है। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ माधव। लता ने दुल्हे के रूप में तुम्हें देखा था, इसलिए उसने दुल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो क्या मैं लता को अपने पिता के घर में है? हाँ मित्र, लता उसके परिवार के अलावा दूसरा कह टूटा है। दूसरा कह कौन सा? लता के विवाह के कारण उसके बाप के पास अपने सेवन मकान गिरवी रख दिया था, धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ का उसका धन लौटा कर उस मकान की खेतों को गिरवी वापस लाने की सेठ ने गिरवी वापस लौटाने से इनकार कर दिया। क्या? सेठ रतन सिंह चालाकी से उस कागजों पर हस्ताक्षर कर लिए। ओह, यह सेठ का घोर अन्याय है। हाँ माधव, सेठ जगन्नाथ की हत्या लिए उसका जुल्म किया। राजकुमार, अब तो मैं इस समय पृथ्वीलोक जाकर सहायता करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ माधव। सर्वलोक माधव पृथ्वीलोक भी आया। मित्र, इस मणि को रख लो, या जब नागलोक में आना चाहो तो मणि स्कूल नागलोक पहुंचा देगी। अच्छा मित्र, विदा दो। सर्पलोक से विदा लेकर चल पड़ा और सर्प नागलोक वापस लौट गया। माधव बाग में पहुंचा जहाँ जगन्नाथ परिवार ठहरा हुआ था। इस परिवार को कैसी विपदा आ गई है? बार बार होते हुए बेघरों खुले आकाश के नीचे रहना पड़ रहा है। वह बाग में पहुंचा तो उस दृष्टि पड़ी। कौन? ऐसा लगता है जैसे इन्हें कभी देखा है। सहसा उसकी आंखें खुशी चमक गई। ओह, यह युवक जिसे मगनी के साथ फेर लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंची। माधव से पूछा, युवक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो। बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के वक्त भूखा भोजन करना चाहिए, दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली कुछ भोजन निकाल कर दूल्हे को खिला देना चाहिए। ओ तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें विवाह कुल देवता के भोजन करवाया था। यह सुनकर, नाथ, तुम इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए? 7 फेर लिए उन फेरों का कर्तव्य निभाते। लता, मैं अपने कर्तव्य से निर्भर कर लेके पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत अपने माता पिता पास ले गई। जानकी सारी बात पता चली तो दोनों खुशी का घोर न रहा। ओ भगवान, आखिर हमारी लाज रख दी, हमारा असली दामाद वापस लौट आया। बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि दीन दुनिया स्वागत किस प्रकार करूं। पिताजी, आप दुखी न होइए। इस अवस्था में पहुंचाने के लिए सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपनी दुर्ता भूल जाएगा। बेटा, उस सलाह को भूल कर भी न टमकना। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर पर पड़ाव डालूंगा। देखना,
वह कैसी छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन माधव लता के परिवार के साथ रहा और रात होते ही वह गांव सेठ के बाहर जा पहुंचा। कुछ देर बाद द्वार खुला और सेठ बाहर निकला आया। श्रीमान जी, मैं एक परदेशी आदमी हूँ, क्या रात भर आपके यहाँ ठहरने दोगे? यह सुन सेठ सोच में पड़ गया। रात को मोटा किराया वसूल लूंगा, इस घर ठहरा लिया जाए। यह सोच वह माधव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ। कितनी? सुबह तक 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, सुबह होते ही मुद्राएं दे दूंगा। सेठ माधव के घर में घुस गया। माधव एक कमरे में छोड़ सेठ और पत्नी चंदा के पास बैठ गया। यह तुम किसे घर ले आई? बेचारा राहगीर रात को कहाँ जाएगा, घर में बुला लाया। यह तुमने ठीक नहीं किया, पता नहीं कोई ठग हो हमारे घर जाने पर माल संपत्ति ले जाए। अब तो उसे घर ठहरा दिया, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? बैठक में ठहराओ, तुम उस चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे रात भर जागते रहें ताकि हमारे घर में चोरी होने की संभावना हो। तुम कोई तरकीब सोचो, उस आदमी को बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर सेठ पत्नी के पास चला गया। राघव माधव बैठाया और चारपाई भी उसकी बैठक में बिछा ली और चंदा बैठक में आ गई। क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? कहानी सुनाओ, रात जल्दी से बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी आती है, थका हुआ हूँ, नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ। अब चंदा को माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई खोट है, यह दोनों को जल्दी सुला देना चाहता है। चंदा माधव से बोली, मुझे किसी कहानी सुनने की आदत है, तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना दो। अच्छा, तुम जिद करती हो तो एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा बहुत नाकचढ़ा और घमंडी था, उसकी रानी जैसी थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुपचाप किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देख, किस सोच में पड़ गई बेटा? मुझे एक बात याद आ गई, बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। जब से यहाँ, अब आपसे क्या छुपाऊँ? मैं एक राजा के यहाँ बहुत दिनों नौकरी करता रहा। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी जिसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हैं। अच्छा, लेकिन थैलियाँ कहाँ हैं? सेठ साहब थैलियाँ लेकर आपके गांव से बाहर रहने नदी में से गुजरा। सोचा आज रात गांव में रुकना है। थैलियों को नदी के तट पर पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत गलती की। जब ईमानदार आदमी के घर मेरी स्वर्ण मुद्राएं थैलियाँ ज़्यादा सुरक्षित रहती। यह सेठ ने सुना। क्यों न नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख की 5 थैलियाँ ले आऊँ, इन्हें अपनी तिजोरी में रख लूँ। युग को पता न चलेगा कि स्वर्ण मुद्राएं किसने ली। यह सोच अपनी पत्नी से कहा, चंदा अतिथि का जरा परेशान न करना, कहानी सुनने का जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, जाती हूँ। चंदा उठकर बैठ गई और बाहर निकल गई। वह अपने कमरे में सोचने लगी, जब रात को माधव गहरी ने सो जाएगा तो मैं माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी के नीचे जा खोद कर ले आऊंगी। माधव सोने के कक्ष में थोड़ी देर नींद ले लूँ। यह सोच चंदा आंखें बंद कर खर्राटे बनने लगी। उधर बैठक में अब माधव गहरी नींद में सोए है, मुझे अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद सो गया माधव। अब मुझे नदी तट पर पहुंचना चाहिए। दबे पांव बाहर निकला और कुदाल लेकर बाहर नदी की ओर बढ़ गया। आज तो बहुत तगड़ी आमदनी हाथ लगी है। आज माधव लल्लू पंजू राहगीर समझ रहा था। उसके बैठक से बाहर निकलते ही सेठ मेरे बहकावे में आ गया और नदी सेठानी सो गई है, बाहर निकल कर अपना काम शुरू करूं। उधर नदी की तट पर पेड़ के नीचे काफी गहरा खुदाई करने। ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता। माधव ने झूठ बोला है। चिल्लाकर सारी हाथ वापस लौटना पड़ा। उधर चंदा जैसी ही आँख खुली उठकर झट से बैठ गई। अरे मेरे पति यहाँ नहीं लगता है मुझे, पहले नदी पर चले गए। चंदा भी उसी समय राग खोज में निकल पड़ी। उसके जाते ही माधव चारपाई से उठा। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माधव खोदता हुआ कमरे में पहुंचा जिसमें तिजोरी रखी थी। उसका तिजोरी खोलना, थैली से थोड़ा बाहर निकाला और
और थोड़े वार किया और थोड़े 3-4 प्रहार से तिजोरी का ताला टूट गया। माधव ने तिजोरी खोली और आवाज भरना शुरू कर दिया और थैली कंधे पर लाद कर बाहर निकला। घर के बाहर निकलते तेजी से आगे बढ़ा। बहुत देर बाद लौटा। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस कमीने ने हमें चूना लगा दिया, सारी तिजोरी खाली पड़ी है। ओह भगवान, आज चोर के घर चोर आ गए। संता सिर थाम कर बैठ गई और पहले ही बुरा हाल था। और उधर बाग में घर का खेत पूरी गिरवी रहा था। पिताजी, आपके खेत पुनः आपके हुए। बेटा, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से संभव उसका। आइए पिताजी, अपने घर चलें। आओ बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर लौटा। सुबह होने पर, चलिए पिताजी, सेठ के हाल चाल देख के आते हैं। चलो बेटा। जब दोनों घर बाहर पहुंचे, क्या हुआ भाइयों, भीड़ कैसी? अरे जगन्नाथ भाई, पता नहीं, कल रात सेठ की तिजोरी लूट ले गया और सदमे में सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए। ओह, सेठ और सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, चंडाल सेठ को दंपति भगवान ने सजा दी है। दोनों घर वापस लौट गए। अब माधव के साथ पिताजी के घर रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाता। एक दिन, पिताजी, अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह बड़ी खुशी की बात है स्वामी, मैं भी आपके साथ गांव चलूंगी। ठीक है, तुम भी चलिए। चलो। दोनों उसी समय बैलगाड़ी में धर्मपुर की ओर चल पड़े। जब बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची, लता, कभी ये सारे खेत जमींदार हुक्म सिंह ने जातिया लिए अपने कब्जे में कर लिया। ओह, हुक्म सिंह ने तो बहुत अन्याय किया स्वामी। सिर दी, बैलगाड़ी गांव पहुंच गई। राम राम बिरजू काका। अरे माधव, तुम? हाँ काका, कुछ जमींदार हुक्म सिंह के हाल चाल सुनाओ काका। बेटा, जमींदार का हाल चाल मत पूछो, है इन दिनों अज्ञात पीड़ित है। 4 भाई पड़ा है, मौत गिड़गिड़ा गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में कूद कर मर गया। ओह, तब मुझे हवेली चलकर उसका हाल मालूम करना चाहिए। यह कहकर माधव बैलगाड़ी माधव सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वह लता के साथ हवेली में जमींदार हुक्म के सामने पहुंचा, माधव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो, तकिए सिराने मेरी तिजोरी की चाबी रखी है। उस चाबी खोलकर अपने जमींदार संबंधी सारे कागज निकाल लो, मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। माधव ने ऐसा ही किया। तिजोरी से कागज निकाल लिए और हुक्म सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने कहा, बेटा, अब मैं आखिरी विनती है, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग देना। जमींदार साहब की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात जमींदार के आगरा हवेली पर रुका और सुबह होने पर जमींदार के कमरे में गया। वो जमींदार मृत पड़ी थी। माधव ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात, लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल गई। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि हम मंगलपुर लौट चलते हैं, धर्म अपनी जमीन खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब माधव को प्रसन्नता हुई और दोनों धर्मपुर में ही रहने लगे और गृहस्थी जीवन का आनंद लेने लगे। समाप्त।